नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। आज हमारे साथ में एक ऐसे राजनेता हैं, नरेंद्र भाई मोदी, जो एक चाय वाले थे और आज देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है और जनता का प्यार आपको मिल रहा है। सर, आपकी एक लाइन मुझे याद है, आपने कहा था कि मैं सपने नहीं देखता। अगर आपने सपना नहीं देखा तो ये सपना साकार कैसे हो रहा है? पहली बात है, न सपना देखा है और न ही सपना साकार करने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा नौजवानों को कहता हूँ कि कभी भी कुछ बनने के सपने मत देखो। हर पल, हर समय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। बनने के सपने जब पूरे नहीं होते हैं तो पूरी जिंदगी गड्ढे में गिर जाते हैं। कुछ करने के सपने देखते हो, कुछ अधूरा रह गया तो ज़्यादा करने का मन करता है। और इसलिए सपने देखें, लेकिन बनने के नहीं, कुछ करने के देखें। चुनाव नतीजा आने बाकी है और इसलिए मैं आज जीत और हार की चर्चा करूं, ये शोभा नहीं देता है। लेकिन आज जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में मुझे जो प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, टीम बीजेपी, उसके प्रति जो गौरव का भाव बना है और देश को लगता है कि टीम बीजेपी है, वो देश को बहुत कुछ देगी। एक से बढ़कर एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसके माध्यम से देश के नौजवानों की आशाओं की पूर्ति होगी, उनके सपने साकार होंगे और लोगों को लगता है कि बीजेपी की सरकार जब बनेगी वो एक ऐसा एल्बम होगा जिसमें हर एक को अपनी तस्वीर नजर आएगी, अपने सपने दिखाई देंगे और सफलता के आसार नजर आएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विजयी बनाने का। वाराणसी में कल आपने रैली की, ज़बरदस्त प्रतिसाद आपको मिला। इतने हुजूम जो आया था, कांग्रेस ने तुरंत इस बात को उठा लिया और उन्होंने कहा कि ये तो वायलेशन है। एक जगह चुनाव हो रहे थे और इतनी बड़ी रैली कर दी और अब तो सारे लोग मोदी जी को ही वोट देंगे। इसे आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस तो, जो भाषा आप सुनोगे कांग्रेस की, गाली गलौज, गंदे आरोप, उनके बॉडी लैंग्वेज में भी जो निराशा है। मैडम सोनिया जी को अमेठी में जाके कहना पड़ रहा है कि मेरे बेटे को बचाना, ये सारी बातें साफ कहती है कि उनके लिए बचने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस विषय में भी अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया हो तो मैं इलेक्शन कमीशन को मैं खुद कह रहा हूँ, उन्होंने देखना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की हो तो उन्होंने उसके लिए जो भी कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन की परमिशन की बात की है और इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर मुझे भाषण करने के लिए पहले परमिशन दी थी। कल रैली में लास्ट मोमेंट मेरी परमिशन कैंसिल कर दी। उसके बाद भी हमने नियमों का पालन किया। हम माइक लगे हुए थे, हमने उपयोग नहीं किया। मैंने हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया, ट्विटर पे धन्यवाद किया। तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसा नहीं है। कल मैं फॉर्म भरने के लिए कलेक्टर कचहरी के दफ्तर के बाहर लॉबी में 1.5 घंटा खड़ा रहा था। मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं भी एक नागरिक हूँ। हम एक सामान्य नागरिक के नाते व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव चीज़ किसी को नहीं देखनी है तो उनकी मर्जी। उत्तर प्रदेश में आपका सामना समाजवादी पार्टी, बसपा है, कांग्रेस है, ये तमाम लोग हैं। उन तमाम लोगों का बार बार आजम खान भी वहाँ पे शुरू हो गए कि मोदी आ गए हैं, अब उत्तर प्रदेश 2 भागों में बंट जाएगा, मुसलमान अलग होंगे, हिंदू अलग होंगे, दलित अलग होंगे, अब मोदी को वोट मत दीजिए। ये उनका एजेंडा है, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि अधिकतम नौजवानों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित, जो दबे हुए लोग हैं, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अवसर मिले। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी, वैसे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाना चाहते हैं ताकि हर खेत को पानी मिले। भारतीय जनता पार्टी की एक ही योजना है
कि माताओं बहनों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले। भारतीय जनता पार्टी की एक ही योजना है कि भारत सुरक्षित राष्ट्र बने, भारत समृद्ध राष्ट्र बने। भारत आंख झुकाकर अब जीना नहीं है, न ही हमें आंख दिखाकर जीना है। हम दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके जाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। वैसा हिंदुस्तान बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। जिनकी जैसी सोच, उनकी सोच, उनके सॉफ्टवेयर जो भगवान ने बनाया होगा या खुद ने बनाया होगा, उस सॉफ्टवेयर से जो मटेरियल निकलता है वो वैसा निकलेगा। मेरे सॉफ्टवेयर में वो मटेरियल है जो सबका साथ, सबका विकास सोचता है। सर, आखिरी सवाल, देश का यूथ जानना चाहता है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लड़ेंगे? आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, नार्को टेररिज्म हो, अब नक्सलवाद शब्द तो बेकार है बोलना, एक्चुअली इससे माओवाद ही बोलना चाहिए। माओवाद हो, आतंकवाद हो, नार्को टेररिज्म हो, फेक करेंसी वाला मामला हो, ये सारी चीज़ें देश को भीतर से खोखला कर रही हैं। सरकार ने इसमें 0 टॉलरेंस रखना चाहिए। उपायों में कठोरता भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए। जहाँ बातचीत से होता है वहाँ बातचीत से, जहाँ भटके हुए लोगों को वापस ला सकते हैं वहाँ भटके हुए, और जो लोग तय करके बैठे कि लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करना है, जिनको लगता है कि बस लहू बहाएंगे काम चल जाएगा, तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। और मैंने पब्लिकली माओवादियों से कहा है कि आप तय करो कि धरती को खून से रंगने से फ़ायदा होगा कि धरती को हरियाली बनाने से फ़ायदा होगा, कंधे पर बंदूक रखने से लाभ होगा कि हल रखने से लाभ होगा, हाथ में पिस्तौल रखने से लाभ होगा कि कलम रखने से लाभ होगा। आप निर्णय कीजिए, बैलेट से काम अच्छा होगा कि बुलेट से काम अच्छा होगा, इस पर तय कीजिए। वोट का महत्व होगा कि मौत का महत्व होगा, इस पर तय कर लीजिए। पिछले 10 सालों से कांग्रेस सरकार ये कह रही है, और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई, आपको क्या लगता है ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। गृह मंत्री की बात हुई, रक्षा मंत्री भी कहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान का बिल्कुल टॉलरेंस नहीं लेंगे। अब अगर उन्होंने सीज फायर किया तो हम सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को अपनी लिमिट में रखेंगे। ये भी कुछ नहीं हो रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे केरल के मछुआरे, इनको इटाली के सैनिकों ने मार दिया। मैं देश को पूछ रहा हूँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो इटाली के सैनिक को लाना पड़ा, जिन्होंने हत्या की है, जिन पे 300 देव हत्या का गुनाह है, भारत के कानून तहत है। मैं पूछ रहा हूँ भाई ये किस जेल में है, जरा मुझे एड्रेस बताओ। इटली के सैनिक जिन्होंने हिंदुस्तान के 2 मछुआरों को मार दिया है, धारा 302 का उन पर गुनाह दर्ज हुआ है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको हिंदुस्तान लाया गया है। आज वो हिंदुस्तान की किस जेल में है? क्या देश को ये एड्रेस जानने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं बताते हैं, क्यों? क्या कारण है? कहाँ है वो? कहाँ मौज कर रहे हैं? कोई जेल में है कि नहीं है? हिंदुस्तान का एक नागरिक स्कूटर एक्सीडेंट हो जाए और आप पर केस हो जाए तो आपका पासपोर्ट जब्त हो जाता है, आप कहीं जा नहीं सकते। तो इटली के लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो ये देश की नागरिकों का सुरक्षा, इसकी जो प्रायोरिटी नहीं है उसका ही परिणाम है। और डिफेंस मिनिस्टर केरल के हैं, इसलिए मैं केरल का उदाहरण देता हूँ। पार्लियामेंट में उन्होंने क्या जवाब दिया जब हिंदुस्तान के जवानों के सर काट लिए गए? उन्होंने कहा पाकिस्तानी यूनिफॉर्म में कुछ लोग आए थे। तो सेना ने कहा ये गलत बयान है, पाकिस्तान के लोग ही आए थे, पाकिस्तान के यूनिफॉर्म में कोई नहीं आया था। अब सेना और डिफेंस मिनिस्टर दोनों अलग अलग बात बोले और डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में ऐसा बोले, देश का क्या होगा? इससे बुरी बात, भारत का विदेश मंत्री यूएन के अंदर दूसरे देश का भाषण लेके पढ़ना शुरू कर दे। ये क्या हो रहा है?
अब इसमें कोई अलायंस पार्टनर का प्रॉब्लम है क्या? सारी दुनिया में हमारी किरकिरी हो रही है। सर एक आखिरी सवाल कि ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार आप खत्म करेंगे, आपने कहा है, पूरे दावे के साथ कहा है, आपका सिद्धांत भी है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे आप, जीरो टॉलरेंस। लेकिन सपोज करिए कि आप की सरकार बनेगी, उसके बाद में ये जब आप करेंगे तब कोई चीज़ ऐसी आड़े आ गई जिसमें आप निर्णय नहीं ले सके, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तटस्थता। आप जिंदगी में इतने निराशावादी क्यों हैं? ऐसे कैसे जिंदगी जीते हो? आपकी खुद की प्रगति करनी है ना, तो निराशावादी कभी मत बनो, हमेशा आशावादी बनो, अच्छा ही सोचो ना। जब मुसीबतें आए तो मुसीबतों को झेलने की ताकत चाहिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति के जीवन में भी कभी निराशा से सोच शुरू नहीं करना चाहिए, हमेशा विश्वास और आशा के साथ चालू करना चाहिए। देश के 60% युवा वर्ग है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। आपने सोशल मीडिया के जरिए अपने बहुत सारे संदेश वहाँ तक पहुँचाए हैं। इन लोगों के सपने साकार होते नज़र आ रहे हैं आपको? एक तो ये हमारी जानकारी सही नहीं है, उतनी बड़ी मात्रा में अभी भी हमारे देश का यूथ सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत मामूली है, 3-4% से ज़्यादा नहीं है। और इसलिए इसके आधार पर ये बात सही है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी तुलना में ये बहुत वायरल है, और कोई न कोई कारण हो लोगों का सोशल मीडिया पे भरोसा बढ़ गया है, क्योंकि उसमें जो लिखा जाता है, जो आता है, वो सामान्य मानवी बोलता है। जैसे मैंने कल एक वाक्य बोला मुंबई में, बड़ौदा में, अभी वाक्य मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था और मैं इट टच टू माई हार्ट। अब ये कोई हमेशा अखबारी व्यवसाय में है ऐसे व्यक्ति की कलम नहीं है, कोई ऐसे ही 18-20 वर्ष का बालक है, इसने लिखा कि मोदी की सोच है भारत ये मेरी मातृभूमि है, कांग्रेस की सोच है भारत ये मात्र भूमि ही है। अब एक ही शब्दों को क्या मजेदार उस बच्चे ने जिसने भी किया होगा, एक कहता है मेरी मातृभूमि, दूसरा कहता है मातृभूमि, एक ही शब्दों को कितना बढ़िया ढंग से रखा। ये जो क्रिएटिविटी है ये सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है और देश की जन जन तक पहुंच रही है। ये ताकत का मैं महात्म्य समझता हूँ, लेकिन दायरा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, आगे बहुत करना बाकी है। देश के युवाओं के लिए एक संदेश दे दीजिए बस। मैं देश के नौजवानों को प्रार्थना करता हूँ, वो खास करके 18 से 28 की उम्र के नौजवानों को, व्यक्ति के जीवन में जब विद्यार्थी काल में होता है तो 12वीं के एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। अगर 12th के एग्ज़ाम में वो लुढ़क जाता है तो ज़िंदगी लुढ़क जाती है। पूरे ज़िंदगी के स्पैन में 18 से 28 की उम्र एक गोल्डन पीरियड होता है। आपकी ज़िंदगी के सारे फैसले 18 से 28 के बीच में होते हैं। उसमें अगर कोई भी निर्णय गलत हुआ तो ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। 18 से 28 की उम्र में आपके परिवार में भी कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके जीवन पर असर होता है, आपके नगर में भी कोई दुर्घटना हो जाए आपके जीवन पर असर होता है। उसी प्रकार से देश के अंदर अगर निकम्मी सरकार 5 साल के लिए आ जाए तो आज जो 18 से 28 के लोग हैं उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। 18 से 28 वालों ने देश का तो सोचना ही चाहिए, लेकिन खुद का भी सोचना चाहिए। इस उम्र में अगर निकम्मी सरकार दिल्ली में आ गई तो आपकी तो ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, आपकी तबाही निश्चित हो जाएगी। आप अपने भाग्य के लिए, खास करके मेरे 18 से 28 के नौजवान मित्रों, आपका फैसला होना चाहिए। दिल्ली में मजबूत सरकार हो, काम करने वाली सरकार हो, आपके सपनों को साकार करने वाली सरकार हो। इसी एक मकसद ले आप सिर्फ वोटर नहीं हैं, आप कैनवासर भी हैं। आप सिर्फ वोट दे करके मुक्त न हो जाएं, आप सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा कीजिए। 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, उन सबको मोबिलाइज कीजिए। आपके यहाँ जब भी मतदान हो आपकी पूरी ताकत उसमें लगाइए। और मैं मानता हूँ 18 से 28 का नौजवान इस बार हिंदुस्तान को मजबूत सरकार दे सकता है। 18 से 28 का नौजवान हिंदुस्तान के भाग्य को बदल सकता है। 18 से 28 का नौजवान अपनी खुद की कल कैसी हो उसका फैसला आज कर सकता है। मेरी बहुत शुभकामनाएं।